हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 4 का मोशन इन अ प्लेन का नेक्स्ट टॉपिक। बट अभी तक यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी तक, और यहाँ तक की जितनी भी वीडियोस बन चुकी है उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हम वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि प्लेन के अंदर जो मोशन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो प्लेन के अंदर मोशन होता है वो कैसा होता है। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं मोशन की, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, इधर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है और वर्टिकल मूवमेंट होती है, राइट। लेकिन प्लेन में क्या होता है, एक्स एक्सिस में भी मूवमेंट होती है और वाई एक्सिस में भी मूवमेंट होती है। सो when there is a motion in x as well as in y direction, we call that motion in a plane। अब ये जो मोशन होता है प्लेन में, ये दो तरीके का होता है। वैसे तो बहुत, लेकिन हम यहाँ पर मेनली डिस्कस करने वाले हैं दो तरीके का। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड अनदर इज सर्कुलर मोशन। तो ये दो तरीके का जो मोशन है वो होता है मोशन इन अ प्लेन, जो एक्स एक्सिस एज वेल एज इन वाई एक्सिस दोनों में चेंजेस के लिए आता है। तो ये सर्कुलर मोशन की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने से पहले इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं उस बॉल को ना ऐसे नहीं फेंक रही, ऊपर नहीं फेंक रही। या तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं उस बॉल को मैं ऐसे फेंकूं, तो ऐसे रोल रोल होती जाएगी, ठीक है। तो वो हो गई एक्स एक्सिस में डायरेक्शन। बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकूं तो वो क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन ना मैं इधर फेंक रही हूं ना मैं ऊपर की तरफ फेंक रही हूं, मैं फेंक रही हूं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो आपने इसका मोशन देखा कि किस तरीके से ये ऐसे पाथ जाके ऐसे गई है। तो इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, कि जब हम एक्स एक्सिस की तरफ ना जाके वाई एक्सिस की तरफ ना जाके बॉल को किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकते हैं, तो वो कैसे मूवमेंट शो करेगी, कैसा पाथ शो करेगी, वो कुछ इस तरीके का पाथ शो करेगी, ये पाथ। तो इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जब हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, नीदर इन एक्स एक्सिस नॉर इन वाई एक्सिस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या क्या चीजें चेंजेस हो रही हैं। ये पूरा का पूरा पाथ फॉलो हो रहा है बॉल से, ठीक है। तो क्या हुआ एक्चुअल में, एक्स एक्सिस भी चेंज हो रही है और वाई एक्सिस भी चेंज हो रही है। हर एक पॉइंट पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ एक्स एक्सिस की वैल्यू अलग है, वाई की अलग है, यहाँ एक्स की अलग है, वाई की अलग है, यहाँ एक्स की अलग है, वाई की अलग है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंड वाई एक्सिस डायरेक्शन। एक्स एक्सिस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वाई एक्सिस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन का, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे ही पाथ फॉलो हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन या चेंज इन पोजीशन इन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगर पोजीशन को छोड़ के कोई और चेंजेस अगर हम देखें तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की बात करूंगी कि हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं, और यहाँ हम वर्टिकल की बात करेंगे कि वर्टिकल में हम क्या क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक्स हॉरिजॉन्टल के अंदर एक्स चेंज हो रहा है, हाँ जी एक्स चेंज हो रहा है एट एवरी पॉइंट। वर्टिकल के अंदर वाई चेंज हो रहा है, ये वाई एक्सिस है तो वाई चेंज हो रहा है, फाइन, ओके, हो रहा है चेंज। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने किसी चीज को फेंका और वो पोजीशन चेंज हो रही है। अब मैंने किसी चीज को अगर फेंका है तो वो किसी न किसी वेलोसिटी से फेंका होगा, किसी न किसी स्पीड से फेंका होगा। तो जब मैंने इसको किसी स्पीड से फेंका तो ये क्या हो गया,
यानी कि ये होगी इसकी इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड क्या होती है, पाथ पे क्या होती है, टेंजेंट होती है। मैंने बताया था आपको, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो कितनी वेलोसिटी से फेंका, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन, राइट। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, तो यहां ध्यान से देखना, अगर ये आपकी u है, ठीक है, अगर ये आपका u है, इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, तो हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था हमने, ठीक है। इस वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए इस डायरेक्शन में क्या आता है आपके पास, ux आएगा, ठीक है, ux, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, uy, इनकी x एक्सिस में, ये y एक्सिस में। तो दिस इज अ रिजल्टेंट, ये चीज आएगी कि ये क्या है, ये रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का एडिशन है, ये उसका रिजल्टेंट है। या तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो, या आप इसको इस तरीके से भी बता सकते हो कि हाँ, अगर मान लो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों की टेल जुड़ी हुई है, दोनों का आपने क्या कर दिया, इसे ज्वाइन कर दिया बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, उसका जो डायगोनल है दैट इज अ रिजल्टेंट, तो वो भी क्या हो गया, रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ टू वेक्टर एडिशन ऑफ बोथ टू वेक्टर्स। तो आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं, और दोनों ही चीजें आपको सिखाई गई हैं कि एक अगर आपके पास फाइनल वेक्टर है तो आपने उसको रिजॉल्व कैसे करना है, और अगर आपके पास टू वेक्टर्स हैं तो उसका आपने रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है। तो अगर हम दोबारा से x एक्सिस और y एक्सिस की तरफ देखें, तो x एक्सिस की तरफ हमारा x कंपोनेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ux क्या होता है, ux होता है आपके पास u cos थीटा। हमने जब रिजॉल्व की थी इनकी वैल्यूज निकाली थी, और हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जिस लाइन पर एंगल बनता है उस लाइन पर cos थीटा का कंपोनेंट आता है और दूसरी लाइन पर sin थीटा का कंपोनेंट आता है। तो हॉरिजॉन्टल की तरफ आपको क्या कंपोनेंट मिला, वेलोसिटी कंपोनेंट u cos थीटा, और वर्टिकल की तरफ आपको क्या कंपोनेंट मिला, u sin थीटा। दीज आर द मैग्नीट्यूड्स, तो इसलिए हमने ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये हो गए इसके मैग्नीट्यूड, ये हो गया हॉरिजॉन्टल में, ये हो गया वर्टिकल में, ठीक है। तो हमने बात कर ली वेलोसिटी कंपोनेंट्स की, बात कर ली हमने, बात कर ली उसकी पोजीशन की, और क्या रह गया। और ध्यान से सोचिए, अगर मैं किसी चीज को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फेंकती हूँ, ठीक है, तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है क्या, कि अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाती है, तो वो ग्रेविटी से ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रही है ना, ग्रेविटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब कोई चीज हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो क्या होता है वहां पे, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेते हैं, -g लेते हैं, ठीक है। कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन कभी कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये तो हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट की बात, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में देखिए, क्या हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन लग रही है, एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ लग रही है। और हमें ये कैसे पता चलता है कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रही है, ध्यान से देखिए, मोशन कहाँ है, मोशन तो दोनों तरफ है, लेकिन जो ऊपर की तरफ फेंका गया है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों, क्योंकि जैसे पहले ऊपर जा रही है तो आपकी वेलोसिटी क्या होती है, जब कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो वेलोसिटी धीरे 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 कम होती है, एंड एट मैक्सिमम पॉइंट जैसे ही ऊपर पहुंच जाती है तो वो 1 सेकंड के लिए, चाहे 0.0001 सेकंड के लिए रुके, तभी तो वापस वो नीचे आती है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले जो वेलोसिटी, अगर हम इस पाथ को अगर 1 मिनट के लिए भूल भी जाते हैं, सिर्फ वर्टिकल की बात करते हैं, तो अगर मैं किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकती हूँ तो नीचे से ऊपर की तरफ वेलोसिटी पहले क्या होती है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि उसको डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि एट मैक्सिमम पॉइंट उसको 0 की तरफ पहुंचना होता है, तो एट मैक्सिमम पॉइंट 0, और फिर क्या होती है, वो नीचे आती क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है, और मैक्सिमम कहाँ पहुंचती है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ये हमने 9th में भी पढ़ रखा है, ये बिल्कुल बेसिक चीज थी कि वेलोसिटी पहले डिक्रीज, 0 देन इंक्रीज, ठीक है। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है, यानी कि वर्टिकल जो मोशन है वो क्या है आपका, एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन,
गेटिंग माई पॉइंट? एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन वही आती है ना चेंज इन वेलोसिटी, और वर्टिकल में वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। और वो भी क्या है एक्सेलरेटेड मोशन? ए कितना आ रहा है आपका? -g आ रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी क्या हो रही है? -g। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी हो गया और एक्सेलरेशन भी आगे कितनी आपकी? -g। अब अगर हम सेम हॉरिजॉन्टल की तरफ बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में क्या है? जितनी वेलोसिटी से हमने फेंका, मैक्सिमम से फेंका था, और जितनी वेलोसिटी से गिरा वो भी मैक्सिमम उसी वेलोसिटी से गिरा, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। ड्यूरिंग द मोशन चेंज हुई, वो तो हमारे वर्टिकल में काउंट हो गई, बट बिफोर स्टार्टिंग एंड आफ्टर कंप्लीटिंग क्या था? सेम थी बिल्कुल, ठीक है। जब हमने स्टार्ट किया या एंड हुआ, वेलोसिटी दोनों टाइम सेम थी, यानी कि वेलोसिटी सेम थी, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन नहीं था। कौन सा मोशन था? यूनिफॉर्म मोशन आया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यानी कि v आपका चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है। ऑल्सो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? 0। यस, एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन कब होती है? जब चेंज इन वेलोसिटी हो। चेंज इन वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में तो है ही नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? 0। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस में भी चेंजेस आते हैं, वाई एक्सिस में भी चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस हैं? हमने देखा पोजिशन में दोनों में चेंज आता है, गुड। वेलोसिटी कंपोनेंट x में cos थीटा की तरफ आता है और y में sin थीटा होता है, ठीक है। हमने और क्या डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। वर्टिकल में वेलोसिटी इंक्रीज, 0, डिक्रीज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। एंड हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी सेम रही है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज 0। बट यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है, कितना मोशन है? एक्सेलरेशन कितनी है? नेगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी? -g। तो ये चीजें आपको डिफरेंसेस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर मैं इस फिगर को और डिटेल में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ के बाकी चीजें भी तो हैं, उन पे फोकस करते हैं। तो इस फिगर को दोबारा बनाते हैं यहाँ पे, और ये बना ली हमने बॉल या ऑब्जेक्ट या स्टोन ऐसे फॉल हुआ है, ठीक है। विथ इनिशियल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से हमने फेंका है? u से एट एंगल थीटा, और उसका जो है जिस तरफ थीटा होता है वहां पे कौन सा कंपोनेंट आता है आपका? cos, और जिस तरफ थीटा नहीं होता है उस तरफ कौन सा आता है कंपोनेंट? साइन वाला, ठीक है। ओके, अब जैसे ही हमने इस स्टोन को फेंका है तो इसने ये एक प्रॉपर पाथ फॉलो किया है, ठीक है। इस पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। और ये जो स्टोन है वो कोई ना कोई एक उड़ान भर के गया है, राइट। कोई ना कोई एक ऊपर गया फिर नीचे आया, तो एक तरीके से फ्लाइट हुई है, तो इसे हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो किसी एंगल पे कोई ना कोई फ्लाइट हुई है, दिस इज कॉल्ड फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और जिस पाथ से आई है, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक वो कितने टाइम में पहुंची है? दिस इज t विच इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और कितने एंगल से वो ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है? दिस इज कॉल्ड थीटा, एंड थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कितनी वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो u इज प्रोजेक्शन वेलोसिटी। जैसे हमने फेंका, इसने कोई ना कोई एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट पे पहुंची होगी, दिस इज कॉल्ड
मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट आपका कि किस तरीके से जब एक स्टोन को या एक बॉल को या किसी एक ऑब्जेक्ट को हम एक पर्टिकुलर एंगल पे पर्टिकुलर वेलोसिटी से हम फेंकते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कितने टाइम को क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। बट ड्यूरिंग दिस मोशन, इस मोशन के ड्यूरिंग क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ तो हमने बात कर ली कि एक्स कंपोनेंट में यहाँ पर जो थीटा है वहाँ पे यू कॉस थीटा आ रहा है, जहाँ ऑपोजिट है वहाँ पे यू साइन थीटा आ रहा है, यानी कि यहाँ एक्स और वाई कंपोनेंट की तो हमने बात कर ली, लेकिन हमने डिफरेंट चीज़ों पे हमने एक्स और वाई कंपोनेंट की बात नहीं की है। उसका क्या मतलब है, अब देखना मैं क्या करती हूँ, इस पूरे पाथ की ना कुछ पॉइंट्स उठा लेती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक ये पॉइंट उठाया, एक ये उठाया, एक ये, एक सेंटर वाला, एक ये उठा लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरे पाथ की ना मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं। अगेन यहाँ पर है आपका x, यहाँ है y। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करती हूँ तो ये जो पॉइंट है इसमें क्या हो रहा है, ये है अगर आपका x कंपोनेंट, ठीक है, और ये है आपका y कंपोनेंट। ओके, अब इन दोनों का जो डायगोनल बनेगा दैट विल बी द क्या होगी, वो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की जो टेंजेंशियल होती है पाथ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगा, यहाँ ये टेंजेंट होगा। ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये वेलोसिटी इंडिकेट कर रही है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है। तो ये मैं हर एक पॉइंट पे ये कैसे आ रही है वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट। अब इसका जो डायगोनल बनेगा वो क्या बनेगा, ये डायगोनल बनेगा इसका। ठीक है, ओके, आगे चलिए अब इसकी बात करते हैं। अब इसमें जैसे जितना ये एक्स कंपोनेंट था उतना ही एक्स कंपोनेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही हम ऊपर की तरफ पहुंच रहे हैं तो हमें पता है कि जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नीचे से ऊपर जाते हुए जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होती है एंड एट मैक्सिमम पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ये हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है, राइट। अब ऐसा होता क्यों है कि नीचे से ऊपर के जाते हुए जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है, जो हमारी वाई डायरेक्शन कंपोनेंट होता है, वो कम क्यों होता है, क्योंकि उस कंपोनेंट को नीचे से कौन खींच रहा है, ग्रेविटी, राइट। तो उसको नीचे से ग्रेविटी खींच रही है, तो जिसकी वजह से पहले जितना कंपोनेंट था अब वो ऊपर जाते हुए वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे, राइट। अगला चलिए, अब इसके लिए अब ये पॉइंट और भी ऊपर है, एक्स कंपोनेंट तो वही रहेगा जो है, ठीक है। वाई कंपोनेंट और भी छोटा हो जाएगा क्योंकि और हाइट पे पहुंच गए, ग्रेविटी और नीचे की तरफ खींच रही है, वाई कंपोनेंट और छोटा हो गया। अब इसका डायगोनल ड्रॉ करिए, ये आ गया। इस पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, एट मैक्सिमम हाइट जो वाई कंपोनेंट है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट रह जाएगा क्योंकि उसको बिल्कुल खींच लिया, ग्रेविटी ने मैक्सिमम ने अपना वर्क कर लिया, तो वो बिल्कुल वहाँ पे खत्म हो जाएगा। दिस विल बी ओनली द रिजल्टेंट, यही एक्स रह जाएगा, यही उसकी रिजल्टेंट आ जाएगी। अब वापस नीचे आते हुए देखिए, एक्स कंपोनेंट वही रहेगा, लेकिन अब वाई कंपोनेंट ऊपर नहीं जा रहा, अब वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ ग्रेविटी उसको खींच रही है, ठीक है। तो लेकिन मैक्सिमम हाइट पे उसको क्या कर रही है, थोड़ा कम खींचेगी, ठीक है, तो वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ओके। अब ये इसका रिजल्टेंट निकालिए, ये रहेगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है। आगे चलिए, अब फिर से एक्स कंपोनेंट उतना ही रहेगा। अब ये पॉइंट और नीचे की तरफ आ गया, यानी कि ग्रेविटी इसको और खींच रही है, यानी कि अब ये लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट बनाइए, ये आ गया। इस पॉइंट पे ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ चुका है, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा, लेकिन अब इसको बहुत ज्यादा खींच लेगी ग्रेविटी। क्यों ज्यादा खींचेगी, अगेन वो नीचे की तरफ आ रहा है तो और खींच रही है, उसको लॉन्ग कर रही है। तो अब इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा डायगोनल, ठीक है। और अब मैंने जितने भी पॉइंट्स लिए थे, अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ तो ध्यान से देखना क्या बनता है, ये पॉइंट, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। और हर पॉइंट पे आप देख रहे होंगे कि जो रिजल्टेंट है वो क्या बना रहा है, वो टेंजेंशियल आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे टेंजेंट बना रखे हैं, तो मैं यहाँ पे एक दूसरे कलर से आपको बता देती हूँ इनके रिजल्टेंट्स। तो पहले का रिजल्टेंट ये रहा, दूसरे का ये, तीसरे का ये
दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो हर एक का रिजल्टेंट आप देख रहे होगे कि वो पाथ के टेंजेंशियल है, टेंजेंट पे है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं जो आपका y कंपोनेंट है वो छोटा हो रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल सेम हो गया x एक्सिस, जैसे ही x कंपोनेंट की तरफ यहाँ पे y कंपोनेंट खत्म हो गया। और जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो y कंपोनेंट कम से ज्यादा होने लग गया, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी उसको पुल कर रही है, ठीक है। तो और आपको ये भी पता है कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो वेलोसिटी होती है वो हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो मान लो अगर यहाँ 40 है, 30 है, 20 है, 10 है, मैक्सिमम पे कहाँ पहुँच जाएगी, 0। और ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो -10, -20, -30, -40। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए पहले डिक्रीज, 0 देन इंक्रीज। अब कई बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैम -40 तो छोटा है -10 से, -10 तो बड़ा होता, और आप कह रहे हो कि वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगी कि हम मैथ्स नहीं कर रहे हैं, हम फिजिक्स कर रहे हैं। मैथ्स में डेफिनेटली -10 इज ग्रेटर देन -40, बट फॉर फिजिक्स माइनस जस्ट इंडिकेट्स द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, बट नंबर जो होते हैं वो नंबर वैसे के वैसे ही रहते हैं। 40 इज स्टिल ग्रेटर वेलोसिटी देन 10, माइनस जस्ट इंडिकेट्स द डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम अगर पॉजिटिव जा रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हुए हम नेगेटिव ले रहे हैं। नंबर तो वही है कि ये पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, नेगेटिव सिर्फ क्या बता रहा है आपको, उसका मोशन बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, राइट। तो ये थी आपकी कंप्लीट किस तरीके से हर एक पॉइंट पर जो y कंपोनेंट है पहले कम हो रहा है, खत्म, देन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट फेंका, किसी ना किसी एंगल से फेंका, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंका, और जब हमने फेंका है तो वहां पे क्या है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं, इनको हम बोलते हैं इनिशियल्स। इनिशियल्स का मतलब क्या होता है कि जिस चीज से हमने स्टार्टिंग करी है, ठीक है। मैंने किसी चीज को फेंका ऊपर की तरफ, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंका, 30 डिग्री मान लो, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मान लो, और जी तो हमें पता है ये 9.8 होता है, ठीक है। बेशक आगे जाके वो हर पॉइंट पर थीटा भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है, लेकिन जिस चीज से हमने स्टार्ट किया वो तो नहीं चेंज हो रहा। 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 30 डिग्री एंगल पे फेंका, वो तो नहीं चेंज हो रहा। तो जो इनिशियल्स रहते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये चीज मेरे को बतानी जरूरी थी ताकि आप आगे जाके उस चीज को समझ सको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस पाथ की एक इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। यस, फिजिक्स का जो हेल्पिंग हैंड है दैट इज अ मैथ्स, ठीक है। तो जो मैथ है वो यूज करते हुए हम ये जो पाथ है उसकी एक इक्वेशन बनाएंगे जो बहुत इजी रह जाएगी हमारे आगे के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए क्या करने वाले हैं हम, अगेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड प्रोजेक्टाइल बनाते हैं हम, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये रही हमारी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था, इस एंगल पे फेंका था, ये था इसका x कंपोनेंट, ये था इसका y कंपोनेंट, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड के बाद, वो जो हमारी बॉल है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया। इस जगह पे कुछ ना कुछ x की भी वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ x एक्सिस ट्रेवल किया है, कुछ ना कुछ उसने y ट्रेवल किया है, और कितने टाइम में किया है, ये रहा। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया जो पूरी की पूरी इसकी क्या बता रही है, हिस्ट्री बता रहा है कि इतने टाइम पे ये x एक्सिस इतना ट्रेवल किया, y एक्सिस इतना ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक बेसिक पॉइंट। बस ऐसे ही एक पॉइंट हमने लेकर हम सारा का सारा सॉल्व कर देंगे। दिस इज द मैजिक ऑफ मैथ्स। अब ध्यान से देखना। अब सबसे पहले अगर मुझे मेरे को इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है मैथ्स में कि जब मेरे पास x और y के बीच में रिलेशन आ जाए,
उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन के लिखा है ना हमने 2x + 3y = 4, ये इक्वेशंस होती है, दोज आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेशंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से x और y में मुझे रिलेशन चाहिए, उसे मैं बोलूंगी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये मैं सबसे पहले x की वैल्यू निकालने वाली हूँ। कैसे, तो देखिए x में उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो ये हो गया x हो गया इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से x कंपोनेंट चल रहा है, वेलोसिटी कितनी है उसकी, वेलोसिटी है उसकी u cos थीटा, x की डायरेक्शन में, ये है x डायरेक्शन, ये है y डायरेक्शन। ठीक है, टाइम तो t ही है, चाहे x के लिए हो y के लिए टाइम तो t ही है। तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, u cos थीटा इज इक्वल टू x डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया t, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से वैल्यू आ गई आपके पास t इज इक्वल टू x अपॉन में u cos थीटा। ये मेरे को कुछ मिल गया, क्या मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, जिसे मैं कह सकती हूँ कि जो x है उसकी भी वैल्यू मैं कह सकती हूँ कि x की भी निकल आई है, x इज इक्वल टू u t cos थीटा मल्टीप्लाई हो गया, x की भी वैल्यू आ गई। मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे पास t की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x, तो कुछ मेरे को मिल गया एक तरीके से, x का कोई वैल्यू मिल गई मेरे को, राइट। सिमिलरली मैं y के लिए भी कोई ना कोई वैल्यू निकालूंगी। अब y के लिए क्या होगा, अगेन y के लिए y कंपोनेंट है, कोई y ट्रेवल किया हुआ t टाइम पे है, बट ये एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम y कंपोनेंट के लिए हम ये चीज नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, चलिए शुरुआत से चलते हैं। मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं, बट वर्टिकल में एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि एक्सेलरेशन इसके अंदर इंट्रोड्यूस्ड है, तो हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन उठानी है जिसके अंदर एक्सेलरेशन भी इंट्रोड्यूस्ड हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसके अंदर इंट्रोड्यूस्ड है, हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v = u + at। यहाँ भी एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास तो एक्स वाई डिस्टेंस है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, लेकिन यहाँ हमें डिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करना है। सेकंड, s इज इक्वल टू ut + ½ at²। ठीक है, तो अब यहाँ s है, s मतलब कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, y यस है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम भी है, राइट। ए एक्सेलरेशन हमें इंट्रोड्यूस करनी थी, यस, तो सारे के सारे हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेकंड इक्वेशन से फुलफिल हो रही हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि थर्ड इक्वेशन भी तो है, 2as = v² - u², वहां से हम क्यों नहीं y का मोशन निकाल रहे, क्योंकि वहां पे क्या है, s है, डेफिनेटली है, a है, डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ कहीं टाइम नहीं है। अगर यहाँ टाइम होता तभी मैं दोनों को रिलेट कर पाती, यहाँ पर टाइम निकल आया क्योंकि दोनों का टाइम सेम है, जिस टाइम पे वो एक्स एक्सिस में यहाँ पहुंचेगी उतनी टाइम पे यहाँ पे पहुंचेगी, तो दोनों में टाइम कॉमन है। अगर दोनों में टाइम कॉमन लूंगी तभी तो मैं एक्स और वाई में रिलेशन निकाल पाऊंगी, अदरवाइज तो मैं ऐसे ही बैठे रहूंगी, एक्स की अलग वैल्यू वाई की अलग वैल्यू, दोनों को कैसे रिलेट करूंगी मैं, दैट्स वाई मैं सेकेंड इक्वेशन चूज कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड के लिए। s इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल, और अब हम यहाँ बात करने वाले हैं वर्टिकल की। तो वर्टिकल में s इज इक्वल टू ut + ½ at²। s कितना है, y एक्सिस ट्रेवल किया, y हो गया, u कितना है यहाँ पे, u sin थीटा, t 1/2 a मैंने आपको बताया था वर्टिकल के लिए जो एक्सेलरेशन होती है, वर्टिकल के लिए एक्सेलरेशन क्या होती है, -g, क्योंकि हम कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो ऑपोजिट टू द ग्रेविटी जा रहा है, दैट इज -g and t²। हो गया ये, राइट। अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x और y को एक इक्वेशन में लेकर आना है, तो यहाँ मैं t की वैल्यू अगर यहाँ से t की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास x और y में रिलेशन आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ, पुट द वैल्यू of t in above equation। तो वो पुट कर दीजिए, y = u sin थीटा, t की वैल्यू क्या है, x अपॉन में u cos थीटा प्लस 1/2 -g t², इसका स्क्वायर कर दीजिए, x² अपॉन में u² cos² थीटा। ठीक
ठीक है, अब देखिए u से u कैंसल, y इज इक्वल टू साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, और साथ में आ गया x प्लस 1/2 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो थीटा होता है, u होता है और g होता है, थीटा u g ये सब क्या होते हैं, इनिशियल्स होते हैं, है ना, जिस चीज से हम स्टार्ट करते हैं। और इनिशियल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर थीटा कांस्टेंट है यानी कि tan थीटा आपका कांस्टेंट हुआ, दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं, y को मैं y लिख देती हूँ, इस कांस्टेंट को मैं नाम दे देती हूँ, मान लो a दे दिया, साथ में x लगा हुआ है x लगा दिया, प्लस अब ये पूरा का पूरा, ये पूरा पोर्शन, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, u कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, g कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट, तो इसको नाम दे देती हूँ मैं b। नाउ दिस इज x स्क्वायर। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं हमें मिलता है पैराबोला। ना पैराबोला की क्या शेप होती है, पैराबोला की आपकी ये शेप भी हो सकती है जो ये है, ठीक है, पैराबोला की आपकी ये शेप भी हो सकती है, पैराबोला की ये शेप भी हो सकती है। ठीक है, और इससे हमें पता चलता है कि किस टाइप की हमारी पैराबोला बनेगा। जैसे कि ये कांस्टेंट्स हैं, तो हमने जिस चीज़ से स्टार्ट किया, जिस एंगल से, जिस वेलोसिटी से, ठीक है, जिस वेलोसिटी या जिस एंगल से हमने स्टार्ट किया, उनकी हम वैल्यूज़ यहाँ पुट करके उसको हम सॉल्व करते हैं और हमें पता है कि फाइनली क्या बनना है, पैराबोला बनना है। लेकिन किस शेप का बनेगा वो हमें पता चल जाएगा, हमारी ट्रेजेक्ट्री पता चल जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये हमारे पास क्वेश्चन भी किस तरीके से आता है कि आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ, या फिर प्रूव दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ मोशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला, यानी कि एक ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो क्या होती है, पैराबोला शो करती है। तो पैराबोला तो आपको पता ही है, पैराबोला आएगा तभी तो हम उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसी से हमें पता चलेगा ना कि ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला बनेगा। तो वो आपने यहाँ पे इस तरीके से डेरिवेशन उसकी करनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें बहुत सारे कंपोनेंट फाइंड करने हैं। कैसे कंपोनेंट, कि पूरा का पूरा टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, ठीक है, कितनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, तो ये सब चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम फाइंड करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसके लिए मैंने फिर से ये फिगर ड्रॉ कर ली है, पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री की फिगर ड्रॉ करी है हमने। अब अगर हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है, फ्लाइट की बात हो रही है, दैट मीन्स कि हम सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या लेंगे, वर्टिकल लेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स में अगर हम बात करते हैं तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, ठीक है, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऊपर कितना गया है। पूरी फ्लाइट की अगर हम बात करें तो पूरी फ्लाइट में ऑब्जेक्ट यहां से इनिशियल ये थी और फाइनल ये थी, तो यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस की तरफ तो जरूर हुई है। बट वाई एक्सिस की बात करें तो ऑब्जेक्ट जहां से शुरू हुआ वहां वाई की वैल्यू 0 थी एंड जहां पर गिरा वहां पर भी तो वाई की वैल्यू 0 ही थी। हाँ, बीच में वाई की वैल्यू पहले बढ़ी फिर कम हुई, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फाइनल और इनिशियल पॉइंट को देखते हैं और दोनों ही 0 हैं, तो वाई की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हुई। तो ये हो गया आपका कि एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट जरूर हुई है, वाई एक्सिस की तरफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस वाई, यानी कि वाई हो गया आपका 0, दैट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। टी, कैपिटल टी हम मान लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट है जो हमें कैलकुलेट करना है। और हमें इसके क्या कंपोनेंट पता होते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट पता है, दैट इज u साइन थीटा पता है हमें। ठीक है, ओके, वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, s पता है, a, यस a भी हमें पता होता है, दैट इज -g वर्टिकल के लिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेते हैं, हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो इन सबको देख के हमारे को कौन सी इक्वेशन याद आ रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी लगेगी? यस सेकंड लग रही है, तो सेकंड लगा के टी निकालेंगे हम। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन सब की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। s इज 0, y इज 0, u इज u साइन थीटा, t हमने माना है यहाँ पे हम मान लेते हैं कैपिटल T मान लेते हैं, दिस इज कैपिटल T, हाफ a इज माइनस g एंड t का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से दोनों में t कॉमन आ रहा है तो t कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, u साइन थीटा माइनस g बाई 2t। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं इसका क्या मतलब होता है, एक तरीके से फैक्टर्स बन चुके हैं, इधर t इज इक्वल टू 0 और दिस पूरा का पूरा पार्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये तो हो गया t इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला हमें, u साइन थीटा माइनस g बाई 2 t इज इक्वल टू 0। तो माइनस g बाई 2 t माइनस u साइन थीटा कैंसिल, t कितना आ गया, 2 पर चला जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन में g। तो ये आ गया आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ y t इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब हुआ? तो अब यहाँ t इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? t इक्वल्स टू 0 का मतलब है दिस इज द टाइम ऑफ लॉन्च, यानी कि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो उस टाइम क्या था, टाइम था 0, लेकिन जैसे ही उसने पूरी फ्लाइट कवर कर ली देन जो फाइनल टाइम आया वो टाइम कितना आया आपका, 2u साइन थीटा बाई g। तो यहाँ पर t इक्वल्स टू 0, ये तो इनिशियल टाइम हो गया एंड द फाइनल टाइम पूरा का पूरा फ्लाइट के बाद वाला जो टाइम हो गया वो हो गया आपका t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई g। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, अगेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कितनी वेलोसिटी से आपने फेंका है, कितने एंगल पे फेंका है एंड g इज कांस्टेंट, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट ही है। जिन चीजों से आप फेंकोगे, ठीक है, वो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कितने टाइम पे अपनी पूरी की पूरी फ्लाइट कंप्लीट कर लेगा। सो दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दीज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो हर कोई फाइंड कर देगा, लेकिन आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फॉर्मूला हम लगा ही क्यों रहे हैं, क्यों फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, कि अगर मैं किसी चीज को इतने एंगल पे फेंकूं, इतनी वेलोसिटी से फेंकूं, तो उसकी पूरी की पूरी फ्लाइट कितने टाइम में खत्म होगी, इसमें पुट कर दो, खत्म बात। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं किसी चीज को 30 डिग्री पे फेंकूं, 30 मीटर की वेलोसिटी से फेंकूं, तो कितनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच पाएगा वो। तो नेक्स्ट इज h मैक्सिमम, यानी कि कितनी मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंच पाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, कितनी हाइट पे पहुंच पाएगा। तो अगेन हाइट की बात हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है। तो वर्टिकल कंपोनेंट में कौन कौन सी चीजें हमें पता, अगेन सबसे पहले u पता है हमें, u क्या है, u साइन थीटा, यानी कितनी इनिशियल वेलोसिटी से हम उसको फेंक रहे हैं। ठीक है, एंड मैक्सिमम हाइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते ही वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी, 0। क्यों, अगेन मैं दोबारा बताती हूँ, वही 9th वाला कॉन्सेप्ट, अगर हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एट मैक्सिमम पॉइंट वहां जाके चाहे वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुके तो रुकेगी जरूर, तभी वो नीचे आएगी। तो एट मैक्सिमम पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो कितनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका हमने, u साइन थीटा, ऊपर h मैक्सिमम पे जाके क्या हो गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी 0। और कितनी एक्सेलरेशन, वर्टिकल के लिए हम -g लेते हैं, एक्सेलरेशन लेते हैं। ठीक है, और तो अब वर्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पहले टाइम के लिए जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करे थे वहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट ली थी y कंपोनेंट की 0, क्यों, क्योंकि हम पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट देख रहे थे यहां से लेकर यहां तक का। अब हम कहां तक दे रहे हैं कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने हैं, तो यहाँ मैक्सिमम हाइट यानी कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वही तो होगी ना h मैक्सिमम, तो ये होगी h मैक्सिमम, यही तो हमें कैलकुलेट करनी है उसकी। ठीक है, तो इन सबको यूज करते हुए आपके पास कौन सी इक्वेशन है, ASVU, कौन सी इक्वेशन है, यस थर्ड इक्वेशन है, दैट इज 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो 2A, S इज H मैक्सिमम, V इज 0 का स्क्वायर माइनस U इज U साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा -2G H मैक्स माइनस U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल,
एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो ये आ गई एच मैक्स। अब इस एच मैक्स के फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो क्या है, इसमें भी सब इनिशियल्स हैं, कितनी वेलोसिटी से फेंका, कितने एंगल पे फेंका, जी इज कांस्टेंट, वैल्यूज पुट करो, हमें पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक हमारा ऑब्जेक्ट पहुंच पाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। और इस फॉर्मूले को अगर मैं ध्यान से देखूं और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आए, भाई मुझे ना एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को ना उसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना है, ठीक है, मेरे हाथ में कोई बॉल है, मुझे इसको ना जितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा सको मुझे उसको उतनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाकर फिर यहाँ गिराना है, इस पॉइंट पे गिराना है। क्यों? ऐसे तो मैं ऐसे भी गिरा सकती हूँ, ये ऐसे भी गिर सकता है, ये ऐसे भी गिर सकता है, तो मैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे पहुंचाऊं सो दैट ये अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर ले, यानी कि कितने एंगल से इसको गिराऊं मैं इसके ऊपर, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को अगर मैं ध्यान से देखती हूँ, यहाँ पर जो एंगल है वो किस पे डिपेंडेंट है, साइन पे डिपेंडेंट है। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, और 1 कहाँ पे पहुंचती है, हमने पढ़ रखा है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जो साइन की मैक्सिमम 1 होती है वो किस एंगल पे आती है, यस 90 डिग्री पे आती है, यानी कि फॉर मैक्सिमम तो क्या होगा, हमारे पास जो थीटा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यानी कि साइन थीटा, साइन 90 पे 1 आता है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है, तो ये कितने पे आती है, 90 डिग्री पे आती है। तो कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा तभी जाकर वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर 90 पुट करती हूँ, साइन 90 इज 1 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर इज 1, क्या बचा आपके पास, एच मैक्स कितना बचा आपके पास, ये तो 1 हो गया पूरा का पूरा, दैट इज यू स्क्वायर बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, जिसके अंदर थीटा ही हमने हटा दिया कि हमें पता है हमने सीधा फेंकना है, कितनी वेलोसिटी से फेंके, बस अब जितनी वेलोसिटी से हम फेंकेंगे उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आ जाएगी आपकी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो अगर आप खुद प्रैक्टिकली भी सोचो कि एक चीज को मैं ऐसे एंगल पे फेंकूं और एक चीज को मैं सीधा फेंकूं ऊपर की तरफ, तो कौन ऊपर जाएगा, जो सीधा जाएगा 90 डिग्री पर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो हमने अब मैक्सिमम हाइट भी फाइंड कर ली, अब मुझे देखना है कि वो कितनी मैक्सिमम दूरी पे गिर सकता है, कितनी उसकी रेंज है, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस में उसकी कितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, तो उसे हम रेंज भी कहते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो अब हमें रेंज कैलकुलेट करनी है, तो रेंज के लिए मैंने फिर से वही बेसिक डायग्राम बनाया है प्रोजेक्टाइल का। रेंज के लिए अगेन ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूर जाके गिरेगी, राइट। तो ये कितनी दूर जाके गिरेगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेंज। तो हम रेंज को क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं या एस एक्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करनी है, एस हमें कैलकुलेट करना है, और जो वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, वो कितनी है वेलोसिटी, यू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं, अब हम क्या ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमें देखना है कितनी दूर जाके गिरेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए और क्या चीजें आपको पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के उसको टाइम कितना लगा था, पूरा का पूरा टाइम कितना लगा था, हमने अभी कैलकुलेट किया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गिरने में उसको टाइम कितना लगा था, ये, तो ये टाइम हो गया कंप्लीट। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको जाने में कितना टाइम लगा, 2u साइन थीटा बाय g, ठीक है। तो आपके पास s आ गया, u आ गया, t आ गया। ऑल्सो यहाँ कोई इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है हॉरिजॉन्टल में क्या था, यस, बैक टू बेसिक, हॉरिजॉन्टल में आपके पास था यूनिफॉर्म मोशन। हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम टेकन। तो हम यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, कौन सा फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे लगा दीजिए वेलोसिटी, u cos थीटा
इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज एस एक्स अपॉन में टाइम इज 2u साइन थीटा अपॉन में g। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एस एक्स बाय कैपिटल टी, इनकी वैल्यूज पुट कर दी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई एस एक्स इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, ये भी u है ये भी u है, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g। व्हाट इज दिस? दिस इज रेंज। तो ये हो गई आपकी रेंज 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g। तो इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या है यहाँ पर क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ये मतलब हुआ कि हम कितनी वेलोसिटी से फेंकेंगे, कितने एंगल पे फेंकेंगे। अब यहाँ ना एंगल में एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमें पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है ना वो 0 से लेकर 1 तक बढ़ती है, हमने मैथ्स में पढ़ रखा है। लेकिन कॉस की जो वैल्यू होती है ना वो उल्टा हो जाता है, वो बढ़ते बढ़ते कम होती है 0 से लेकर 90 तक की, है ना। बिल्कुल जैसे साइन की ये होती है, कॉस की बिल्कुल उल्टी होती है ना। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों को ना एक ही फॉर्म में ले आती हूँ, या तो दोनों को कॉस में ले आओ या दोनों को साइन में ले आओ, ताकि हमारे लिए इजी रह जाए इसको प्रिडिक्ट करना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर मैं इनको उठाती हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को फॉर्मूलाज लर्न करवाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। अगर आपसे फॉर्मूलाज अभी तक आपको लर्न नहीं हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम है, तो पर्टिकुलरली जिसके अंदर मैंने फॉर्मूलाज लर्न करने की पूरी ट्रिक्स आपको बताई हैं, तो वो पर्टिकुलर वीडियो का लिंक आई बटन पे डाल देती हूँ, और वहाँ पर जाके अपने ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब लिखते हैं यहाँ पर, तो रेंज कितनी आ गई, u स्क्वायर बाई जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा। तो ये आ जाएगी आपकी रेंज। अब इसको प्रेडिक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। कितने एंगल पे फेंके, वैल्यू पुट करो, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर जी, तो सारी इनिशियल्स पुट करके आपको रेंज मिल जाएगी कि कितनी दूर जाके गिरेगा। राइट, तो ये ज़्यादा इजी है। जैसे ही 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आते हैं वहाँ पे हमें प्रेडिक्शन में दिक्कत आती है, हो जाती है बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं कि एक ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक चूज करें जिसकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए हो तो क्या करेंगे, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कहाँ आती है, 1 होती है ना। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फॉर मैक्सिमम इस एंगल को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, है ना। तो साइन 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा, 1। तो 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, यहाँ से थीटा कितना आ गया, 90/2, दैट इज 45 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम दूरी पर गिराना है तो उसे कितने एंगल से गिराना पड़ेगा, 45 के एंगल से गिराना पड़ेगा, तभी वो जाकर इतनी मैक्सिमम दूरी पर गिर पाएगा, अपनी मैक्सिमम रेंज अटेन कर पाएगा। अगर आप किसी कम एंगल से या ज्यादा एंगल से गिराओगे तो उसकी रेंज कम ही रह जाएगी, ज्यादा नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम रेंज तो हमने निकाल ही ली, मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 45 पे गिर सकती है। इससे एंगल बढ़ाओगे या इससे एंगल कम करोगे तो रेंज आपकी मैक्सिमम अटेन नहीं होगी, वो कम पे ही गिरेगा। आप खुद सोच सकते हो कि अगर मैं ऐसे गिराती हूँ तो यूं गिरेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे गिराऊं तो भी मैक्सिमम पे ही पहुंचेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से फेंकती हूँ तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम रेंज हो जाएगी। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पे अटेन होती है। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ 45 पुट करती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, साइन 45 मल्टीप्लाई 2 दैट इज साइन 90, साइन 90 इज 1। तो रेंज जो मैक्सिमम होगी, रेंज मैक्सिमम, ये तो 1 हो गया, क्या बचा आपके पास, u स्क्वायर बाई जी, तो ये हो जाएगी रेंज मैक्सिमम। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से
ज़्यादा यानी कि 45 एंगल से ज़्यादा पे गिराती हूँ या 45 एंगल से कम पे गिराती हूँ तो उसकी रेंज कम ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखने वाली हूँ मैं यहाँ। तो ये नोट क्या है कि देयर आर ऑलवेज 2 एंगल्स अवेलेबल एट विच वी कैन रीच अवर डिजायरेबल पोजिशन। क्या मतलब है इस चीज़ का कि मान लो कि मुझे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पहुँचाना है, तो उस ऑब्जेक्ट का पाथ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी पहुँचा सकते हैं, या इसको एक बड़े एंगल पे ऐसे भी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो उसका एंगल छोटा भी हो सकता है, उसका एंगल बड़ा भी हो सकता है। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, किस एंगल पे हम गिराएं, छोटे पे गिराएं, बड़े पे गिराएं, कैसे गिराएं। ठीक है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। हमें पता है कि जो हमारी रेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, u स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा, राइट, यानी कि साइन पे डिपेंड कर रही है हमारी। ठीक है, और हमें पता है कि जो साइन होता है उसकी वैल्यू कहाँ पर सेम होती है। हमने देख रखा है कि जब हम मैथ्स की बात करते हैं, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री, है ना। तो हमने ये देख रखा है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो हमारा फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, ये तो वर्टिकल हो गया, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बट साइन 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, साइन एंड कॉसिकेंट पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव एंड कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव। कैसे लर्न करते हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, राइट, याद आया आपको। तो यहां हम देख सकते हैं कि साइन एक तो थीटा सेम है और किस पे सेम है, 180 माइनस थीटा पे भी सेम है। तो कैन आई राइट इट लाइक कि साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है साइन 180 माइनस थीटा के, है ना। लेकिन फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में है साइन 2 थीटा, तो मैं दोनों एंगल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा, ये आएगा, दोनों का सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब मेरे को क्या चाहिए, फॉर्मूले में क्या है मेरे पास, u स्क्वायर बाय जी, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं u स्क्वायर बाय जी से। यहाँ आ गया साइन 2 थीटा, यहाँ आ गया u स्क्वायर बाय जी साइन 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया आपकी r में x आ गया, सेम आ गया। अब यहाँ दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, साइन 2 कॉमन, यहाँ क्या बच गया 90 माइनस थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। अब इन दोनों को कंपेयर करो, यू स्क्वायर बाय जी साइन 2, लेकिन ये वाला जो थीटा है वो किसके इक्वल है, 90 माइनस थीटा के इक्वल है। इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि हेंस जो रेंज होती है, हेंस रेंज विथ एंगल थीटा इक्वल्स टू रेंज विथ एंगल 90 माइनस थीटा। इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पे गिराती हूँ, मान लो ये मैंने कम एंगल से गिराया, तो मान लो मैंने इसको 30 डिग्री पे गिराया, तो यहां जाके गिरा, दूसरा कौन सा एंगल होगा बड़े वाला, जब वो वापस यहाँ आके इसी पे बढ़ेगा, बड़े वाला एंगल क्या होगा, अगर यहाँ पर 30 है तो ये कितना होगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि या तो मैं 30 पे गिराऊं तो जाके गिरेगा, या मैं 60 पे गिराऊं तो जाके यहीं पर ही गिरेगा। तो ये है इस नोट का मतलब कि देयर आर ऑलवेज 2 एंगल्स, 2 एंगल होते हैं, एक जो मैंने अभी बताया था 45 से कम वाला या 45 से ज्यादा वाला, 45 पे वो मैक्सिमम अटेन करेगा, उससे कम की रेंज के लिए एक 45 से कम का एंगल होगा और एक 45 से ज्यादा का एंगल होगा। तो ये हमने देख लिया 30 और 60। या अगर मैं 50 बोलती हूँ तो दूसरा एंगल कितना होगा 50, 90 माइनस 50 तो 40, या तो 50 पे गिराओ या 40 पे गिराओ। ठीक है, तो ये हो गया इसका नोट। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में, चलिए करते हैं वो एग्जाम्पल 4.7। तो इसी के ऊपर एक बेस्ड करते हैं एग्जाम्पल 4.7। क्या कह रहा है, गैलीलियो इन हिज बुक
two new sciences stated that for elevations which exceed or fall short for 45 degree by equal amounts, the ranges are equal. Prove this statement. क्या समझ में आया? उन्होंने कहा है कि जो गैलीलियो है उन्होंने अपनी बुक में बोला था कि जब हम किसी चीज को एलिवेशन मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ कोई हम फेंकते हैं कोई चीज, अगर उसको हम 45 डिग्री से कम या 45 डिग्री से ज़्यादा इक्वल अमाउंट पे फेंकते हैं तो उनकी रेंजेस इक्वल आती हैं। तो कुछ वैसा ही दिख रहा है जो हमने अभी नोट में पढ़ा था, पर जो हमने अभी नोट में पढ़ा था वो इसकी डेरिवेशन नहीं है, इसके लिए अलग चीज़ है, बट दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर ये एक अगर ट्रेजेक्टरी है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो है ये हमने फॉल करवाई है कितने पे? 45 डिग्री पे फॉल करवाई है, ठीक है, और 45 डिग्री पे जब हमने फॉल करवाई है वो यहाँ जाके गिरी है। हमें पता है, हमने अभी भी पढ़ा है कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आती है, ठीक है। अब हम चाहे इसको कम एंगल पे गिराएं या हम इसको ज़्यादा एंगल पे गिराएं, इसकी रेंज कम ही आएगी, कहीं ना कहीं कम ही आएगी। तो वो क्या कह रहा है कि हम इसको जब 45 डिग्री से कम पे फॉल करवाते हैं, कम वाला फॉल यानी कि मान लो इस तरीके से हमने ऐसे फॉल करवाया, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया आपका? ये एंगल हो गया 45 से कम वाला एंगल। तो कम के लिए हम मान लेते हैं लेट इट बी अल्फा, ठीक है, दिस एंगल, फाइन। अब अगर मैं इसको किसी बड़ी से करवा रही हूँ फॉल, बड़े से मतलब कि जैसे कि मान लो मैं इसको 45 प्लस अल्फा पे, यानी कि उन्होंने बोला है इक्वल अमाउंट से, यानी कि अगर इसमें से 10 डिग्री मैं कम पे करूंगी तो 10 डिग्री बढ़ा के ही अगर मैं इस पे करती हूँ तो भी सेम पे ही जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से दोबारा से एक एंगल ड्रॉ करती हूँ जो 45 से बड़ा है और इसको फॉल करवाएंगे और वो भी यहीं जाके गिरेगा। और अब ये जो एंगल होगा दिस वन, ये ग्रीन वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? 45 प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये तो हो गया 45 का जहाँ पे ये मैक्सिमम पे गिर रहा था। अगर हम 45 से कम पे गिराएं तो ये कम रेंज पे गिरेगा और उतने पे ही गिरेगा अगर हम 45 से ज़्यादा पे गिराते हैं, और दोनों में अल्फा क्या है? सेम है, यानी कि अगर 10 डिग्री कम करो 45 से तो जहाँ गिरेगा तब भी वहीं गिरेगा अगर हम 10 डिग्री 45 से बढ़ा देते, तो दोनों ही इक्वल अमाउंट से बढ़े या कम हो, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज निकालनी है, एक बार इस एंगल पे और एक बार इस एंगल पे, और चेक करना है कि क्या दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, राइट। तो अब दोनों के लिए मैं फाइंड करने वाली हूँ रेंज। तो एक बार हम थीटा लेंगे, पहला थीटा लेंगे 45 डिग्री माइनस अल्फा, एक बार थीटा लेंगे हम 45 डिग्री प्लस अल्फा। तो एक बार हम इस पे रेंज निकालेंगे, एक बार इस पे रेंज निकालेंगे और फिर चेक करेंगे क्या दोनों की सेम आ रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे हम निकालने वाले हैं रेंज 1। तो रेंज की क्या फॉर्मूला रहता है आपका? यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। अब थीटा 1 की बात कर रहे हैं पहले, तो 1 लगा देते हैं यहाँ पे। तो R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी साइन 2। अब थीटा कितना है पहले? 45 माइनस अल्फा, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज साइन 90 माइनस 2 अल्फा। और हमें पता है, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ रखे हैं, क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ रखे हैं हमने कि 90 पे हमारी चेंज होता है फंक्शन। अब यहाँ थीटा कितना है? 2 अल्फा, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2 अल्फा। तो R1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी कॉस 2 अल्फा। तो ये तो आ गई हमारी पहली रेंज, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की पहली रेंज आ गई जब हमने थीटा क्या लिया? 45 माइनस अल्फा। अब हम निकालने वाले हैं सेकेंड रेंज फॉर टेकिंग थीटा 2, दैट इज 45 प्लस अल्फा के लिए चेक करते हैं क्या यही रिजल्ट आता है। लेट अस चेक। तो R2 के लिए अगेन फॉर्मूला वही, यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। अब थीटा कौन सा? 2 वाला, तो यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा कितना है? 45 प्लस अल्फा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 प्लस 2 अल्फा।
ऑल्सो हमें फिर से पता है कि साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कैसे? एक तो 90 फंक्शन चेंज होगा और 90 प्लस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अगेन यहाँ पर थीटा कितना है, 2 अल्फा, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, R2 विल बी u स्क्वायर बाय g, साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा। तो ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट में भी रेंज वही आई, सेकेंड की भी रेंज बिल्कुल रिजल्ट सेम आए, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हमने इसको प्रूव कर दिया ये स्टेटमेंट कि दोनों में ही रेंज जो आई है वो बिल्कुल रेंजेस क्या है, इक्वल है, चाहे हम 45 से कम का ले एंगल या 45 से ज़्यादा का सेम अमाउंट में ले। तो ये था आपका एग्जाम्पल 4.7 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए करते एग्जाम्पल 4.8 विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपका एग्जाम्पल 4.8 क्या कह रहा है, अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली with an initial speed of 15 meter per second, neglecting air resistance. Find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक हाइकर जो है वो एक एज ऑफ अ क्लिफ पे खड़ा हुआ है जो 490 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। तो हाइकर क्या होते हैं, जो माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। तो एक क्लिफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रही एक क्लिफ जो 490 मीटर अबव है ग्राउंड के, और यहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है, दैट इज अ हाइकर, जिसके हाथ में एक स्टोन है, ठीक है। वो स्टोन को फेंकता है हॉरिजॉन्टली यानी कि सीधा फेंकता है, ऐसे। कितनी वेलोसिटी से, यू कितनी वेलोसिटी से फेंकता है, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकता है, और हॉरिजॉन्टली यानी कि एक्स एक्सिस के, यानी कि यू एक्स आपको दे रखा है, ठीक है। तो यू एक्स यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स कंपोनेंट में दे रखा है आपको, तो ऐसे फेंकता है। अगर वो ऐसे फेंकता है, लेकिन उसका पाथ कैसे जाएगा, हमें पता है कि अगर किसी चीज़ को अगर हम ऐसे फेंकते हैं और नीचे की तरफ आएगी तो क्या रहेगा उसका पाथ, उसका पाथ कुछ इस तरीके से रहेगा, ऐसे रहेगा उसका कुछ पाथ। और ये बॉल अगर हम ऐसे फेंकेंगे तो ये बॉल यहाँ आके गिरेगी इस तरीके से, ठीक है। ये रहेगा उसका ट्रेजेक्टरी रहेगी, ओके। तो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन क्या पता है कि हम जो पर्सन है वो 490 मीटर ऊपर खड़ा है, यहाँ से उसने स्टोन फेंकी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 15 मीटर पर सेकेंड थी। हमें बताना है, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन अभी करूंगी एट द एंड ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो आगे हम बात करते हैं, पहले तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। पहले तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में, ठीक है। अब टाइम नीचे आने की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम फ्लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ऊपर से लेकर नीचे में आने में कितना टाइम लगेगा। दैट मीन्स हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, हमें लेना है वर्टिकल कंपोनेंट। टाइम, किस टाइम की बात की गई है, हमसे वर्टिकल टाइम की बात की गई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको कितना टाइम लेगा, यानी कि वी हैव टू टेक वर्टिकल कंपोनेंट्स। टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो हुआ, ठीक है, ओके। तो हमें टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या हमें, कैसे हमें फाइंड करना है। तो टाइम टी हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें क्या गिवन है। वर्टिकल की बात की जाए तो वर्टिकल डिस्टेंस हमें गिवन है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है हमें, दैट मीन्स एस वाई कॉम्पोनेंट हो गया, दैट इज 490 मीटर हमें गिवन है, ओके फाइन। अब यहाँ ध्यान से अगर देखा जाए तो उसने जो फेंकी है, बॉल जो फेंकी है वो कैसे फेंकी है, हॉरिजॉन्टली फेंकी है, हॉरिजॉन्टली फेंकी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, लेकिन उसने वर्टिकली तो नहीं फेंकी, ठीक है, वर्टिकली नहीं फेंकी है, तो दैट मीन्स उसकी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, राइट। उसकी हॉरिजॉन्टल तो 15 है लेकिन वर्टिकल कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि स्टोन पहले गिरी तो हॉरिजॉन्टल ही है, उसके बाद उसने वर्टिकल आए ना, और तो यहाँ आके क्या हो जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो अलग होगी,
ठीक है, जो हमें आगे जाके कैलकुलेट भी करनी होगी, राइट। तो स्पीड भी हमें बतानी होगी कि स्पीड कितनी स्पीड से वो नीचे गिरे हो तो फाइनल हो जाएगी, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ चाहिए जो वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात हो रही है। तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसकी 0 है, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, ओके, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि जब हम अवे फ्रॉम ग्रेविटी जाते हैं तो हम माइनस में जी लेते हैं, लेकिन जब हम टूवर्ड्स द ग्रेविटी आते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। तो अब ये ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग पॉजिटिव जी। जो हमें दे भी रखा है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन सब इंफॉर्मेशन से मैं टी कैसे फाइंड करूँ, मेरे पास कितनी इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको आप देख के पता लगा सकते हो, मुझे t चाहिए, s है, u है, a है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, यस सेकेंड वाली इक्वेशन लगेगी। तो सेकेंड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं और टाइम फाइंड करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको कितने टाइम में वो स्टोन गिरेगी। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देते हैं 490, 0 इंटू टी, 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको इससे कैंसिल किया, दिस इज 4.9, 490, ये तो 0 हो गया, 4.9 इंटू टी का स्क्वायर। तो 4.9 इधर नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 10 लग जाएगा, ये इससे कैंसिल, 10 इंटू 10 यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आ गया 10 सेकेंड्स टाइम। तो 10 सेकेंड्स में ये स्टोन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कितने टाइम में पहुँचेगा। नेक्स्ट क्या बताना है हमें, नेक्स्ट हमें बताना है द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, कितनी स्पीड से वो ग्राउंड पे हिट करेगी। तो इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो जब ग्राउंड पे जब वो चीज़ हिट करेगी तो उसका क्या मतलब है, यानी कि उसका उसका x कंपोनेंट भी है, उसका y कंपोनेंट भी है, ठीक है। x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है, दैट्स वाई उसका जो रिजल्टेंट है वो इस साइड आएगा, यानी कि यहाँ हो गया फाइनल vx कंपोनेंट, यहाँ vy कंपोनेंट, ये आएगा रिजल्टेंट हमारा, दैट विल बी v। तो हमें तो ये चाहिए कि कितनी वेलोसिटी से वो स्टोन ग्राउंड पे हिट करेगा, तो उसके लिए फाइनल vx एंड फाइनल vy ये हमें चाहिए, ठीक है। vx की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मैंने बिल्कुल पहली फर्स्ट जो पेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वहाँ मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो जितनी वेलोसिटी यहाँ पर है उतनी ही वेलोसिटी यहाँ होगी x के लिए, तो यानी कि ये कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। क्या बचता है, बचता है आपके पास फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी 0 थी y कंपोनेंट के लिए, अब फाइनल हमें y कंपोनेंट के लिए फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे हम फाइंड करेंगे, निकालते हैं इसको। तो हमें चाहिए दिस रिजल्टेंट चाहिए जो किसके इक्वल होगा, जो ये x है ये y क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, हमें पता है क्या होता है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होगा, क्योंकि जब v है ये किसके इक्वल होगा, vx प्लस vy के, वेक्टर एडिशन होगा इनका, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस तरीके से निकलेगा, राइट। ओके, तो इस तरीके से हमें चाहिए, हमारे पास vx है दैट इज 15, vy चाहिए, तो vy निकालते हैं। अब हम vy कैसे निकालेंगे, तो vy क्या आ रहा है, अगेन वर्टिकल कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं सारे के सारे। तो वर्टिकल के लिए हमारे पास vy हमें चाहिए, और क्या गिवन है हमें, गिवन है हमें कि ऊपर से लेकर नीचे तक हम कितने टाइम में पहुंचे, हमने अभी भी कैलकुलेट किया 10 सेकेंड्स में पहुंचे हैं, ठीक है। ओके, और ऊपर से नीचे आते हुए
कितनी एक्सेलरेशन है, अगेन पॉजिटिव लेंगे, a इक्वल्स टू g दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अच्छा, और इनिशियली जो यू वाई कॉम्पोनेंट था वो क्या था, 0, क्योंकि हमारे को उसने हॉरिजॉन्टली फेंका था, वर्टिकली नहीं फेंका था, तो यू वाई क्या हो गया, 0। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, ये चाहिए, ये है और ये है। कौन सी इक्वेशन लगेगी बता सकते हैं आप मुझे? यस, फर्स्ट इक्वेशन इनफ है, लगा दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है आपकी, v इक्वल्स टू u प्लस 80, वैल्यूज पुट कर दो। तो ये हमें चाहिए, वी वाई चाहिए, u क्या है, 0 है, a है 9.8 और ये कितनी है, t कितना है, 10 है। पॉइंट हटाया, 10 से 10 कैंसिल, वी वाई कितना आ गया, 98 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे को वी एक्स है 15, वी वाई कितना आ गया, 98, यही हमें चाहिए था। वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे हम, तो वी एक्स है 15 इसका स्क्वायर, वी वाई है अभी 98 निकाला है हमने, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 99 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी से जो स्टोन है वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो दोबारा समझिए इस चीज को, जब एक स्टोन यहाँ से यहाँ हम फेंकेंगे, जिसको हमने हॉरिजॉन्टली 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका है, 490 मीटर ऊपर फेंका है, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेकेंड में पहुंच जाएगा। और कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा वो, 99 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हिट करेगा। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन कि हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम कहाँ खड़े हैं, कैसे हमने फेंका, कितने टाइम में पहुंच जाएगा, कितनी वेलोसिटी से पहुंच जाएगा। अब मेन बात आती है आपके पास निग्लेक्टिंग एयर रेसिस्टेंस। अब ये क्या होता है निग्लेक्टिंग एयर रेसिस्टेंस? तो सबसे पहली बात, एयर रेसिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। जब कभी भी आप टू व्हीलर पे ड्राइव कर रहे होते हो, एक्टिवा, बाइक, किसी भी चीज़ पे आप ड्राइव कर रहे होते हो, तो आपके सामने से आपको क्या क्या फील होता है कि एयर आ रही है ना, जो आपको ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ धकेल रही है, दैट इज एयर रेसिस्टेंस। जब एयर अपना वर्क कर रही होती है ऑपोजिट टू द मोशन, दैट इज कॉल्ड एयर रेसिस्टेंस। तो अगर आप ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट अगर आप रियल में करते हो, ठीक है, 49 मीटर हाई क्लिफ पे चले जाओ, इतनी वेलोसिटी से उसे फेंको, तो एग्जैक्ट 10 सेकेंड या एग्जैक्ट 99 मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जो सारे एक्सपेरिमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, एयर के बीच में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एयर के बीच में कर रहे हैं तो एयर भी तो अपना वर्क करेगी, तो वहां पर 99 नहीं, कुछ ना कुछ इसका ऑपोजिट मोशन होगा, तो 98.87 कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। 10 सेकेंड्स ना आके 9.99 सेकेंड्स वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर हम ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट एयर के अंदर कर रहे हैं, तो एयर में करेंगे तो एयर रेसिस्टेंस भी वर्क करेगी अपना ऑपोजिट टू द मोशन, राइट। तो हम हर एक चीज को यहाँ एयर रेसिस्टेंस को हम निग्लेक्ट करते हैं सो दैट हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएं, और छोटे मोटे 0.011 सेकेंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम अपनी कैलकुलेशंस को हमेशा जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली निग्लेक्टिंग एयर रेसिस्टेंस ही होगा, और जब हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो वहाँ पे इन आंसर्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, बिकॉज हम एयर में वर्क कर रहे हैं। अगर हमें एग्जैक्ट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर में करना हो, जहां एयर ही नहीं है, वैक्यूम में करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही कैलकुलेशंस आएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? इसका एयर रेसिस्टेंस का एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हो कि अगर मैं किसी इस तरीके से अगर पेज को ऊपर से नीचे गिराऊंगी तो वो इस तरीके से लहराता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऑपोजिट मोशन में कौन वर्क कर रहा है, एयर वर्क कर रही है, ठीक है। तो बट अगर मैं स्टोन गिराऊंगी, स्टोन भी छोड़ो, अगर मैं ये कैप भी गिरा रही हूँ, सीधे जाके गिरी है, अभी भी इसके ऊपर एयर रेसिस्टेंस वर्क कर रही है, बट हम निग्लेक्ट कर देंगे उसको। क्यों? क्योंकि वो 0.00 कुछ कैलकुलेशंस के लिए इतना हम मैटर नहीं करता है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 4.8। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 4.9। तो एग्जाम्पल 4.9 क्या कह रहा है, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आपको इनिशियल स्पीड भी दे रखी है और आपको उसका एंगल भी दे रखा है। तो ध्यान से देखना, ना ये वर्टिकल है ना ये हॉरिजॉन्टल है, ये कौन सी वेलोसिटी है कि 30 डिग्री एंगल पे जो हमने फेंकी थी, दैट रिजल्टेंट वेलोसिटी इज गिवन।
ठीक है, तो कितनी इनिशियल वेलोसिटी, आपको पूरी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल पे फेंकी है, 30 डिग्री एंगल पे फेंकी है, ये भी गिवन है। अबव द हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, 30 डिग्री पे एंगल पे जो हमने फेंका वो वाली वेलोसिटी है। ठीक है, आगे चलिए। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट तक पहुंच पाएगी। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल and the distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level. That means क्या है इसका पाथ, ये वाला पाथ। ठीक है, कि हमने 30 डिग्री एंगल से फेंकी है, कितनी वेलोसिटी से फेंकी है, 28 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकी है। हमें क्या कैलकुलेट करनी है कि कितनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच पाएगी, यहां से लेकर यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस, यानी कि दैट मीन्स आपको रेंज निकालनी है। तो हमने रिसेंटली अभी हमने कैलकुलेट करी सारी की सारी चीजें। तो सबसे पहली बात, तो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गई एच मैक्स। तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी यू भी दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, इसमें पुट कर देंगे। तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम यू स्क्वायर 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, और 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में 2 इंटू जी क्या होता है, 9.8। ठीक है, तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा, 2 को इससे कैंसिल करेंगे 14, और 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, 2 इंटू 9.8, पॉइंट हटाया, 10 लगाया। इसको जब हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 10 मीटर। ठीक है, सो दिस इज एच मैक्स, यानी कि कितनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वो स्टोन, वो बॉल, दैट इज 10 मीटर की मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा अगर वो 30 एंगल से फेंका है और 28 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका है। तो एच मैक्स डन। फिर टाइम टेकन, तो टाइम टेकन के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या थी, 2u sin थीटा बाय g। तो वेरी इजी, 2u sin थीटा बाय g, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं सारी की सारी। 2u sin थीटा, sin 30 इज 1/2, डिवाइड में 9.8, 2 से 2 कैंसिल, 28, 9 पॉइंट हटाया, ऊपर 0, तो ये टाइम कितना आ गया आपके पास, दिस इज 2.9 सेकेंड। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 2.9 सेकेंड। तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, एंड थर्ड वन इज क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस फ्रॉम थ्रोअर एंड जब वहां पे गिरी सेम लेवल पे, दैट मीन्स रेंज कैलकुलेट करनी है। तो रेंज के लिए भी हमने कैलकुलेट किया था, क्या था आपके पास रेंज के लिए, u स्क्वायर बाय g साइन 2 थीटा। ठीक है, तो रेंज इज u स्क्वायर बाय g साइन 2 थीटा। थीटा कितना है 30, लेकिन यहाँ 2 थीटा है, तो यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो u स्क्वायर 28 का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री 9.8। तो 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे हम, दैट इज √3/2 एंड 9.8। ठीक है, √3 की भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर, दैट इज 1.73, और इस पूरे को कैलकुलेट करके वी विल गेट 69 मीटर। सो दिस इज द रेंज, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 69 मीटर जाके दूर बॉल गिरेगी। अगर 30 डिग्री पे फेंके, 28 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंके, तो वो मैक्सिमम 10 मीटर की हाइट अटेन करेगी, 69 मीटर दूर जाके गिरेगी और 2.9 सेकेंड में गिरेगी जाकर। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 4.9 एंड दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थैंक यू।